गुड मॉर्निंग क्लास 10। आप लोग को मैं लेसन 4 तक का वर्क कंप्लीट करा चुकी हूँ। अभी हम लेसन 5 को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि वो शायद आपको ऐसे ही ना समझ में आए, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से अभी उसे आपको छोड़ देना, बाद में फिर जैसा सीखेंगे वैसा कराया जाएगा। अभी हम लेसन 6 की तरफ पढ़ते हैं। लेसन 6 से हमारा जल के स्रोत, उपयोग और शुद्ध करना, यानी जल क्या है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत भाग जल का होता है। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि 70 से 75 यानी 70 to 75, 70 से 75% भाग मनुष्य के शरीर में जल का है। जल ही जीवन है। जल मनुष्य के लिए कितना उपयोगी है। मनुष्य शरीर में 3/4 भाग जल होता है, अतः शरीर के निर्माण और उसके अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए जल अति आवश्यक होता है। अर्थात पाचक रसों के निर्माण और उपयोगिता के लिए भी जल अति आवश्यक है। फिर इसी प्रकार से जल का संगठन, जल किस प्रकार से आपको मिलता है। जल एक यौगिक है। सबसे पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक केवेंडिश ने जल का विश्लेषण किया और पाया कि जल ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैसों के मिश्रण से बना है। तो जल किसके मिश्रण से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा कुछ पॉइंट्स पे जिनके जो लास्ट में आपको क्वेश्चंस या राइट रॉन्ग या फिर अति लघु में क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। जल किसके विश्लेषण किन गैसों का मिश्रण है, तो गैस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैसों का मिश्रण है। और इसका विश्लेषण सबसे पहले इंग्लैंड के केवेंडिश ने किया कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण है। 2 भाग हाइड्रोजन तथा 1 भाग ऑक्सीजन मिलने के कारण ही जल बनता है। इसलिए जल का रासायनिक सूत्र H2O है। अर्थात जल का रासायनिक सूत्र आपका क्या है, H2O। जल के प्रकार, जल कितने प्रकार का होता है। जल 2 प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल वो होता है जिसका स्वाद मीठा होता है, यह स्वादिष्ट होता है, ये शुद्ध होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। मृदु जल में कपड़े धोने पर साबुन से साफ पानी में अधिक झाग पाया जाता है। मृदु जल में पकाया हुआ भोजन आसानी से पक जाता है, जबकि कठोर जल भारी होता है, अशुद्ध होता है, खारा होता है। इसमें भोजन पकाने से वह पूर्ण रूप से नहीं पकता है। कठोर जल में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, सल्फेट आदि लवण घुले हुए होते हैं। कठोर जल में साबुन से कपड़े धोने पर उसमें झाग नहीं उत्पन्न होता, अर्थात कपड़े भी कम साफ होते हैं। इसलिए कठोर जल को उसकी कठोरता उबाल कर हम दूर कर सकते हैं तथा कपड़े धोने का सोडा मिलाने से भी जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। जबकि मृदु जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। इसमें भोजन पकाने से आसानी से भोजन पक जाता है। इसमें कपड़े धोने पर पानी के साथ साबुन में झाग उत्पन्न होता है। यह स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। तो इसी का जस्ट अपोजिट आपका क्या हो जाता है, कठोर जल। फिर इसके बाद आपका है जल का उपयोग। जल का उपयोग आप किस प्रकार करते हैं, गृह कार्यों के लिए जल का उपयोग होता है, जैसे भोजन पकाने के लिए, घर की सफाई के लिए, वस्त्र धोने के लिए, रसोई घर की साफ सफाई, रंगाई पुताई, पालतू जानवर, पेड़ पौधे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है दैनिक दिनचर्या की जिसके लिए हमें जल अति आवश्यक होता है। फिर सामुदायिक केंद्रों के लिए, जैसे अन्न उत्पादन यानी खेती के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। जो यंत्र भाप से चलते हैं उनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। आग बुझाने के लिए, अस्पताल आदि करने की जगहों पर हमें जल की आवश्यकता होती है। फिर आता है कि अब ये जल प्रति व्यक्ति के जीवन में जल की दैनिक कितनी क्या आवश्यकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के सभी कार्य को सुचारू रूप से चला सके इसके लिए जल की आवश्यकता होती है, परंतु इसके लिए कितने जल की दैनिक आवश्यकता होगी इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं बनाया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को हर समय पीने के लिए पानी, भोजन बनाने के लिए, घर की सफाई, नहाने धोने, कपड़े, शौचालय, फर्श की सफाई आदि विशेष कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एक दिन में पीने के लिए कम से कम 3 से 5 लीटर पानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का औसतन 140 लीटर दैनिक जल की आवश्यकता होती है। जो प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक जीवन में जल की आवश्यकता है वो 140 लीटर होती है। अच्छा, फिर इसके बाद आपका आता है जल प्राप्ति के स्रोत। अभी आपको जल कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे समुद्र से, नदी से। समुद्र से जल प्राप्त होता है, वर्षा का जल, नदी नहरों का जल, झीलों का जल, तालाब का जल, झरने का जल, स्रोत। तो ये सारे क्या है, कुएं का जल, ये हमारे क्या है, जल प्राप्ति के स्रोत हैं। तो आप इसको आगे वर्षा का जल किस तरह से आपके लिए, वर्षा का जल का मूल स्रोत है। समुद्र का पानी भाप बन के बादल बन जाता है। जो समुद्र होता है, समुद्र में बहुत पानी का विशाल संग्रह होता है। जब ये भाप बन के ऊपर उड़ता है तो ये बादल का रूप ग्रहण कर लेता है, और जब ये बादल बारिश होकर पृथ्वी पर गिरते हैं तो वो वर्षा के रूप में जल पृथ्वी को देते हैं। फिर नदी और नहरों में, भारत में नदियाँ और नहरें
पर्याप्त मात्रा में। वर्षा का जल भूमि पर एकत्र होता है, फिर नहरों का रूप ले लेता है। नदियों का जल मृदु होता है, इसमें पृथ्वी पर उपस्थित लवण आदि नहीं मिले होते हैं। फिर आता है नदियों के जल को अशुद्ध होने का कारण। अभी नदियों का जल तो आपको मिल जाता है, लेकिन नदियों का जल अशुद्ध किन कारणों से होता है वो देख लेते हैं। नदियों के किनारे बसे हुए नदियों नालों की गंदगी आदि से घर से मिलने जल अशुद्ध हो जाता है। खेतों में दी जाने वाली खाद भी नदी के जल को अशुद्ध कर देती है। नदी में शव बहा देने से नदी का जल गंदा हो जाता है। नदी में कपड़े धोने से, पशु को नहलाने से या मलमूत्र त्याग करने से पशु ये जल दूषित हो जाता है। अतः नदियों को जल को दूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जल संग्रह नगर से कम 3 किलोमीटर होना चाहिए। जल का वितरण, जल संग्रह की व्यवस्था हो, नदी में उबालकर छानकर प्रयुक्त करना चाहिए। मल मूत्र को खुले में नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जल दूषित हो सके। फिर आता है झीलें। झीलों से आप इस प्रकार प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। वर्षा होने पर पृथ्वी के अंदर पानी एकत्र हो जाता है, इसमें प्राकृतिक झील बन जाती है। ऐसा जल यदि पहाड़ियों से होता हुआ झील से गिरता है तो उसे जल साफ होता है। झील के अंदर के जल के स्रोत होते हैं, इन्हें स्रोतों को पानी झील के अंदर निरंतर रहता है जिससे झील कभी नहीं सूखती। और कश्मीर का उदयपुर इस प्रकार की झीलों में पाई जाती है। कश्मीर के उदयपुर की झील है वो इन झीलों में सर्वमान्य पाई जाती है। फिर कृत्रिम झीलें 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी होती है। बांध कृत्रिम झीलें बनाकर वर्षा के जल को पानी एकत्र करता है, वो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए काम आता है। फिर आता है आपका तालाब का जल। कच्चा तालाब, पक्का तालाब, 2 प्रकार के तालाब होते हैं जिसमें आप पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें दूषित होने से बचा सकते हैं। फिर स्रोत, भूमिगत स्रोत, निरंतर स्रोत, उष्ण स्रोत, लवणीय स्रोत, ये सारे आपके स्रोत होते हैं। फिर होता है झरना आता है, कुएं आता है, तो ये सारे आपके जल प्राप्त करने के स्रोत हैं। तो बेटा बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ इसको, आगे जैसे कुएं से आप किस प्रकार से जल को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे देश में अनेकों नगर हैं जहाँ पे कुएं के जल प्राप्त कर रहे हैं। कुआं भूमिगत जल प्राप्त कर रहे हैं। कुएं को गाँव से खेती पृथ्वी के जल को सोखती है, अर्थात उथले कुएं, गहरे कुएं, पाताल तोड़ कुएं, 3 प्रकार के कुएं होते हैं। तो इसके बारे में आप अपनी बुक में इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, तब आपको ये कुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। कुएं के जल को दूषित होने से अब कैसे रोका जा सकता है? कुएं के जल को गंदा होने से आदर्श कुएं का निर्माण करना चाहिए। जिस प्रकार कुआं पक्का बनवाना चाहिए। कुएं को पृथ्वी से कम 1 मीटर की, मतलब जो धरती है जो पृथ्वी है इससे हमको कम से कम 1 मीटर की ऊंचा कुआं बनवाना चाहिए। कुएं के चारों तरफ ऊंचा चबूतरा बनवाना चाहिए। कुएं के आसपास गिरने वाले जल को बाहर कुएं के ऊपर छत बनानी चाहिए जिससे कुएं में गंदगी ना जा सके और वो पानी को दूषित न कर सके। शुद्ध जल की पहचान और विशेषता क्या होती है? मनुष्य को पीने के लिए भोजन, पीने के लिए जल, भोजन पकाने के लिए अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब शुद्ध जल की पहचान क्या है? तो शुद्ध जल की पहचान है कि वह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। फिर होता है यह चमकीला और पारदर्शी होता है, हल्का नीला आभा का होता है, इसमें क्षारीय गुण होता है, अम्लीय गुण नहीं होता है, या सूक्ष्म रोगाणु जीवाणु नहीं पाए जाते। शुद्ध जल होता है उसमें सूक्ष्म रोगाणु जीवाणु आदि नहीं पाए जाते हैं। शुद्ध जल में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। शुद्ध जल में अधिक रासायनिक पदार्थ जैसे बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट आदि नहीं। जो शुद्ध जल होता है उसमें ये सारे लवण नहीं मिले होते। जो शुद्ध जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? अधिकांश ग्रामीण प्रधान देश है, वहाँ जल प्राप्ति के साधन नदी, तालाब, कुआं आदि है, क्योंकि यह प्रायः अधिकांश व्यक्ति नहाने, कपड़े धोने, पशु नहलाने आदि स्थानों का उपयोग करता है। कूड़ा करकट भी नए स्थानों को दूषित बना देता है। यहाँ पर जल की सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए हमें इन जगहों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए जिससे इन जगहों का जल शुद्ध रह सके। फिर इसके बाद आता है दूषित जल पे आपके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? दूषित जल का हमारे स्वास्थ्य पे ये प्रभाव पड़ता है कि ये इसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया मिल जाते हैं कि हमारे शरीर को अनेक प्रकार से रोगों से ग्रसित कर देते हैं। हमें पेट संबंधी, त्वचा संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए हमें दूषित जल का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक पड़ता है। जैसे पेचिस, हैजा, टाइफाइड, इस तरह की बीमारियां हमें आसानी से घेर लेती हैं, इसलिए हमें अशुद्ध जल का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर अगर दूषित जल को शुद्ध करने का साधन निसंगा, जो अशुद्ध जल है उसे हम किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं? जल प्रवाह, जल में स्वतः बहने का गुण पाया जाता है। इस तरह जल की कुछ न कुछ अशुद्धियां जल के साथ बह जाती है, जबकि कुछ अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। नदियों का जल इसी प्रकार से शुद्ध, नदी का जल होता है पानी एक बहाव में बहता है, जिसमें कुछ अशुद्धियां होती है जो पानी अपने बहाव के साथ बहा ली जाती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो उसमें कीट में तले में बैठ के जम जाती हैं, तो इस तरह से नदी का जल हमारा शुद्ध हो जाता है। फिर आता है वायु मिश्रित झरने, ऊंचे जल, उसमें वायु मिल जाती है। वायु मिश्रित ऑक्सीजन के जल अनेक अशुद्धियों को नष्ट करते हैं। वायु के माध्यम से हम जल की अशुद्धियों को नष्ट कर देते हैं। फिर सूर्य की किरणें
पानी में पड़ने से उसमें से काफ़ी अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती है। फिर आता है कृत्रिम साधन। बहुत कृत्रिम साधन क्या है? प्राकृतिक साधन ये तो हो गया कुदरत की चीज़ जिस तरह से हम जल को शुद्ध करते हैं। अब भौतिक साधन क्या है जिनसे हम जल को शुद्ध कर सकते हैं? तो पहला आता है आपका उबालना। यदि सीमित मात्रा में जल को शुद्ध करना है तो जल को उबाल कर शुद्ध करना सबसे सरल और उत्तम साधन माना जाता है। इससे गैस की जल के विद्यमान जीवाणु मर जाते हैं, गंदी हानिकारक गैस उड़ जाती है, जल में उपस्थित लवण बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। हम इस प्रकार से उबाल कर जल को शुद्ध कर जाते हैं। दूसरा है आसवन विधि। इस विधि में पानी को उच्च ताप में उबाल कर भाप बनाने से भाप को ठंडा करके भाप जल में परिवर्तित हो जाती है। इस विधि से शुद्धकरण को आशुद्ध जल कहते हैं। इसको डिस्टर्ड वाटर भी कहा जा सकता है। इनका उपयोग ज्यादातर दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है। पराबैंगनी किरणों द्वारा यह विधि का प्रयोग बड़े पैमाने पर जल को साफ करने हेतु किया जाता है। बड़े बड़े यंत्रों रंग संग्रहित पराबैंगनी किरणें डाली जाती है। जल के रोगाणु फिर रासायनिक गुण ज्यादा फिटकरी, निर्मली, जीवाणु, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, ओजोन, नीला तूतिया और आयोडीन, ये सारी चीज़ों को हम पानी में मिलाकर कृत्रिम साधन के द्वारा जल को शुद्ध कर सकते हैं। फिर आता है यांत्रिक विधि द्वारा जल को शुद्ध करना। आपको छोटी क्लासों से ही एक आपने देखा होगा साइंस की बुक में आपको एक पिक्चर दिखाते हैं कि मटके के ऊपर मटका रख के हम किस तरह से जल को शुद्ध करते हैं। इसमें 4 घड़ों को हम एक के ऊपर एक रखते हैं। सबसे ऊपर वाले घड़े में गंदा पानी रखते हैं। फिर बीच वाला जो 3rd नंबर वाला हमारा घड़ा होता है उसमें हम बालू और कोयला रखते हैं। फिर उसके बाद बालू और बजरी रखते हैं। इस 3 जगह से जो जल छन कर हमें प्राप्त होता है उसे हम स्वच्छ जल कहते हैं। इस तरह 4 घड़ों की विधि द्वारा हम जल को शुद्ध करने का उपाय कर सकते हैं। फिर आता है बालू में स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। अशुद्ध जल का जन जीवन पर क्या प्रभाव है? अब देखिए, आपको मैंने बताया कि जल में जल के स्रोत क्या हैं, मृदु जल कठोर जल में अंतर बताया। फिर आसवन विधि द्वारा किस तरह हम जल को शुद्ध करते हैं, उबाल कर किस तरह शुद्ध करते हैं, और यांत्रिक विधि द्वारा हम जल को किस प्रकार से शुद्ध करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अशुद्ध जल का हमारे जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्ध जल से, दूषित जल के प्रयोग से भली भांति रोग उत्पन्न, जब भी हम कभी गंदा जल या गंदा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे पक्षाघात, टाइफाइड, पोलियो, हैजा, टीबी, दस्त, पेचिश, पीलिया आदि ये सब रोग हमें दूषित जल के कारण ही होते हैं। फसल पर दूषित जल से सिंचाई करने से फसलें खराब हो जाती हैं। इनसे फलों और सब्जियों के सेवन से बुरा प्रभाव पड़ता है। एक तरफ जो आपको फल और सब्जियां आपको ताकतवर बनाती हैं, आपको हेल्दी वेल्दी बनाती हैं, स्वस्थ रखती हैं, अगर वो दूषित जल से उनकी सिंचाई करी गई है तो वो आपको हानि भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए हमें दूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर आता है जलीय जंतु वनस्पति। अगर अभी जल आपका दूषित है, जल आपका गंदा है, तो जो पानी में रहने वाले हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी उसमें उनकी गंदगी को नहीं सहन कर पाते और शीघ्र ही उनके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर श्वास तथा जड़ वाले पौधों को, जीवाणुओं की तली में बैठने के कारण या श्वास तथा जड़े वाले पौधों को, जो जड़ वाले पौधे होते हैं, अगर ये जड़ वहाँ एकत्र रहता है तो इन पौधों को ये नष्ट कर देता है। फिर आता है विभिन्न पर्यावरण कारकों पर प्रभाव। जल के pH मान, ऑक्सीजन तथा कैल्शियम की मात्रा पर जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। जिस जल में जस्ता व शीशा पाया जाता है वह जीवन के लिए हानिकारक होता है। आजकल देखिए हर चीज़ में मिलावट होने लगी है, यहाँ तक कि पानी भी आपको शुद्ध नहीं मिलता। तो इसके लिए चाहिए कि आप स्वयं घर में कुछ विधियों का आपको बताया गया, उबाल कर, छान कर, आसवन विधि द्वारा या घड़ों के द्वारा आप किसी प्रकार से भी आप घर में जल को शुद्ध करके उसका उपयोग करें। तो इस तरह से आप शुद्ध जल का सेवन कर सकते हैं। अशुद्ध जल से आपको किस प्रकार की वजह, टीबी, हैजा, मोतीजरा, पीलिया, दस्त, पेचिश, इस तरह से आपको अनेकों रोग घेर लेते हैं। तो हमें शुद्ध और अशुद्ध जल के बारे में हमने जाना। तो अभी हमें लगता है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया, इसलिए मैंने आपको क्या बताया एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। सबसे पहला आता है कि जल मनुष्य के लिए किस प्रकार उपयोगी है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत भाग जल का होता है। फिर उसके बाद आपका आता है जल प्राप्ति के स्रोत, कि जल प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत हैं। तो आपको ऐसा कि बता चुकी हूँ, कुआं, झरना, नदी, तालाब, इस तरह से हमारे जल प्राप्ति के स्रोत हैं। अब फिर आपको बताया गया शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर। शुद्ध जल क्या होता है, मृद जल, कठोर जल। शुद्ध जल अशुद्ध जल में अंतर आता है। तो ये आपका मृद जल और शुद्ध जल कैसा होता है, ये मीठा होता है, इसका स्वाद, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का ये गुण नहीं मिला होता है, इसमें ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। शुद्ध जल में कपड़ों को धोने पर उसमें आसानी से झाग उत्पन्न हो जाता है, जबकि कठोर जल में कपड़ों को धोने से उसमें आसानी से झाग उत्पन्न नहीं होता है। ये जो मृद जल और कठोर जल वाला
आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करिएगा, रीड करने के बाद ही इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका बोर्ड में कहीं ना कहीं जरूर आता ही आता है क्वेश्चन। तो ये आपको अंदर पता होना जरूरी। फिर इसके बाद आपको बताया जाता है कि आप पानी को किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं। अशुद्ध जल को, अब आपके कुछ लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर शुद्ध जल की पूर्ति कम होती है, वहाँ आपको अशुद्ध जल मिलता है जो पीने योग्य नहीं होता, खारा होता है। उसे हम किस प्रकार पीने योग्य बना सकते हैं, उबाल कर, छान कर, आसमान विधि द्वारा और मटके की सहायता से, इस तरह से हम उसे पीने योग्य बना सकते हैं। तो बेटा इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब रीड करने के बाद आप ध्यान दीजिए इसमें आपको क्या क्या करना है। तो इसका जो बहुविकल्पीय पोर्शन है इसे आपको अपनी बुक में ही करना है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहला है क्वेश्चन, जल की अशुद्धि, जल सबसे अशुद्ध जल कहाँ मिलता है? सबसे अशुद्ध जल कहाँ मिलता है? झीलों में। टिक करिए झीलों पे। फिर है आसुत जल का प्रयोग होता है। आसुत जल का प्रयोग कहाँ होता है? आसवन विधि द्वारा। जो जल को आसुत जल कहते हैं उसका प्रयोग किसमें होता है? दवाइयों को बनाने में। तो आप इस पर टिक करेंगे, दवाइयों के बनाते। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम क्या होता है? आशुद्ध जल। तो 3 नंबर पे आप इस पर टिक करेंगे, आशुद्ध जल। वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल प्रयुक्त होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल प्रयुक्त होता है? नदी मृद जल। जल रक्त को बनाए रखता है, ठंडा, गाढ़ा, गर्म या तरल? बताइए। रक्त जल को कैसे बनाए? तरल। जल दूषित कैसे होता है? तो 6 नंबर पे आप सभी स्रोतों पे करेंगे। शुद्ध जल कौन सा होता है? बताइए। शुद्ध जल कौन सा होता है? रंग रहित। शुद्ध जल का कोई रंग नहीं होता। फिर उसके बाद आप पता, कठोर जल में कौन से लवण घुले हुए होते हैं? कठोर जल में कौन से लवण घुले होते हैं? कैल्शियम। कुएं के पानी को शुद्धिकरण के लिए, कुएं के पानी की शुद्धिकरण के लिए पानी में क्या मिलाया जाता है? कुएं के पानी में शुद्धिकरण करने के लिए, यानी कुएं का पानी जब दूषित हो जाता है उसे शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। आशुद्ध जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? आशुद्ध जल आसवन विधि द्वारा तैयार होता है। जल शुद्धिकरण की अत्यंत आधुनिक विधि कौन सी है? जल शुद्धिकरण की अत्यंत आधुनिक विधि कौन सी है? बताइए। एक्वागार्ड। जल शुद्धिकरण की अत्यंत प्राचीन यांत्रिक विधि कौन सी है? घसौड़ी विधि द्वारा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको पहले भी बताया था, हमने चैप्टर जैसे स्टार्ट किया था। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत भाग जल का है? हमारे शरीर में कितने प्रतिशत भाग जल का है? 70 से 75%। H2O किसका रासायनिक सूत्र है? जल का। जल को शुद्ध बनाने के लिए भौतिक साधन हैं। जल को शुद्ध बनाने के भौतिक साधन हैं। और यानी उबालना और आसवन विधि द्वारा दोनों ही भौतिक साधन है। तो इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न आप अपनी पुस्तक में यानी बुक में ही करेंगे। फिर उसके बाद अति लघु प्रश्न देख लीजिए। जल प्राप्ति के कोई 2 स्रोत लिखिए। शुद्ध जल के 2 गुण लिखिए। अशुद्ध जल को पीने से क्या हानियां होती हैं? सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? प्राकृतिक जल के विभिन्न स्रोत लिखिए। जल शुद्ध करने की 2 घरेलू विधियां लिखिए। जल संगठन का रासायनिक सूत्र लिखिए। आशुद्ध जल किसे कहते हैं? इसका प्रयोग कब किया जाता है? ठीक, ये आपके अति लघु प्रश्न हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय में जल की उपयोगिता लिखिए। जल की कार्य मतलब जल में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती हैं? मृद जल, कठोर जल में अंतर। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट है शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर लिखिए। फिर जल की कठोरता दूर करने के 2 उपाय लिखिए। फिर जल प्रदूषित होने के क्या कारण हैं? आदर्श कुएं की 4 विशेषताएं लिखिए। ये आपके हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर उसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय में। दीर्घ उत्तरीय में हमें पहला करना है जल का संगठन बताइए। जल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं और जल को शुद्ध करने के उपाय बताइए। तो ये क्वेश्चन लिख कर लीजिएगा दीर्घ में। फिर दूसरा है आपका मृदु तथा कठोर जल में क्या अंतर है, कितने प्रकार का होता है, और कठोर जल को पीने से किस प्रकार, कठोर जल को पीने योग्य किस प्रकार बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड हो गया अशुद्ध जल को किन किन विधियों द्वारा शुद्ध किया जाता है, विस्तार पूर्वक बताइए। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को पूरा करते हैं। आप लोग इसे अच्छे से सबसे पहले रीड करिएगा, पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसका अति लघु जो भाग है उसे हमें अपनी बुक में ही करना है। लघु, अति लघु, लघु और विस्तृत
ये हमें अपनी होम साइंस की फेयर कॉपी में करना है, इसका नोट्स बनाना है। बहुत करके आप अपनी बुक में ही करिएगा। ओके क्लास 9, सॉरी ओके क्लास 10, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। ओके क्लास 10, थैंक यू सो मच बेटा।